नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राडोज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर बीएसएनएल को लेकर है, जहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बीएसएनएल के स्वदेशी 4G स्टैक का इनॉग्रेशन कर दिया गया है और इसके चलते भारत उन एलीट नेशंस की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास खुद का टेलीकॉम स्टैक प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है। दोस्तों, हमारे देश का टेलीकॉम सेक्टर काफ़ी लंबे समय से फॉरेन इक्विपमेंट के ऊपर ही डिपेंडेंट था, लेकिन पिछले 2-3 सालों के अंदर अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने डोमेस्टिकली प्रोड्यूस की हैं और उसी के अंतर्गत सीडोट, तेजस नेटवर्क्स और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन तीनों ने मिलकर एक इंडिजिनस टैक्स सिस्टम तैयार कर लिया है। 22 महीने का यहाँ पर समय लगा है। अभी तक पूरी दुनिया में डेनमार्क, स्वीडन, साउथ कोरिया और चाइना, इस तरह 4 ही ऐसी कंट्रीज थी जिनके पास एक कैपेसिटी थी और अब भारत भी उस लिस्ट में शामिल हो चुका है। इस टैग की इनॉग्रेशन के साथ साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बीएसएनएल के 97,500 4G टावर्स का भी इनॉग्रेशन किया गया है और 37,000 करोड़ रुपीस इसके ऊपर भी खर्च किए गए हैं। अगली 2 अपडेट आईआईटीज को लेकर है, जहां पर भारत सरकार एग्जिस्टिंग आईआईटीज को और एक्सपांड करने जा रही है और 8 आईआईटीज में एक्सपेंशन को लेकर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा फाउंडेशन रखने का काम किया गया है। दोस्तों, बेसिकली इन आईआईटीज का एक्सपेंशन काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है, क्योंकि देश के अलग अलग एरिया से लगातार डिमांड आ रही थी कि इन आईआईटीज को एक्सपांड किया जाए ताकि और लोग यहाँ पर एडमिशन ले पाएँ। अच्छी बात यह है कि 8 आईआईटीज के ऊपर भी काम स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आईआईटी भिलाई, आईआईटी धारवाड़, आईआईटी जम्मू, जोधपुर, पलक्कड़, इंदौर, पटना और आईआईटी तिरुपति को भी इंक्लूड किया गया है। 11,000 करोड़ रुपये इनके ऊपर खर्च किए जाएंगे और 10,000 नई सीट्स इसके चलते क्रिएट हो पाएंगी। अगली दूसरा वीडियो उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर है, जिन्होंने 1 लाख एकड़ का लैंड बैंक इंडस्ट्रीज के लिए तैयार कर लिया है स्टेट के अंदर और उनका कहना है कि ये एक अगला स्टेप होगा यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए। तो दोस्तों, ये लैंड बैंक यूपी सरकार की मल्टीपल एजेंसीज ने मिलकर क्रिएट किया है, जहां पर उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये मेन एजेंसीज हैं जिनके पास सबसे बड़ा लैंड बैंक क्रिएट किया गया है। और ये करना यूपी के लिए ज़रूरी भी था, क्योंकि एक सर्वे में पाया गया है कि अगर यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो उसके लिए यूपी सरकार के पास एटलीस्ट 1.5 से 2 लाख एकड़ का लैंड बैंक होना ही चाहिए, जिसमें से अभी 1 लाख एकड़ तो इन्होंने क्रिएट कर ही लिया है। और अच्छी बात यह है कि इस लैंड बैंक का एक मेजर पोर्शन ऑलरेडी तैयार है इंडस्ट्रियल अलॉटमेंट के लिए, जहाँ पर सीधे फैक्ट्रीज लग सकती है। बाकी जो बचा हुआ लैंड बैंक भी क्रिएट किया गया है, वहाँ पर रोड्स, पावर और ड्रेनेज का काम इन्हीं के द्वारा किया जाएगा। अगली 2 अपडेट हमारी इंडियन आर्मी को लेकर है, जिन्होंने अभी अनंत शस्त्र सिस्टम को लेकर एक नया टेंडर इशू कर दिया है और ऐसा बताया गया है कि इसकी 5 से 6 और रेजिमेंट्स उनके द्वारा खरीदी जाएंगी। दोस्तों, अनंत शस्त्र के बारे में जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि ये क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसे डीआरडीओ ने डेवलप किया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनामिक्स लिमिटेड, ये 2 कंपनीज इसको मैन्युफैक्चर करती हैं। फिलहाल अभी इंडियन आर्मी ये चाहती है कि इसको चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर के पास डिप्लॉय किया जाए और इसी कारण से ये टेंडर इशू हुआ है। बीईएल के द्वारा इस पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ रुपीस यहाँ पर खर्च की जाएंगे और क्योंकि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने ऑलरेडी इसको अप्रूवल दे दी है, तो डायरेक्टली अब इसकी डिलीवरी स्टार्ट होगी। अगली 2 अपडेट देश के लॉजिस्टिक सेक्टर से है, जहाँ पर डीपीआईआईटी के द्वारा देश में 8 अलग अलग सिटीज़ के लिए लॉजिस्टिक प्लान का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया गया है और ये काम करने के लिए उनको एशियन डेवलपमेंट बैंक सपोर्ट कर रहा है। तो दोस्तों, ये कम्प्लीटली एक नया इनिशिएटिव है, जहाँ पर देश में सिलेक्टेड सिटीज़ के लिए डेडिकेटेड लॉजिस्टिक प्लान्स क्रिएट किए जाएंगे, जिसमें लुधियाना, शिमला, पटना, इंदौर, जयपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी और विशाखापट्टनम, अभी फिलहाल 8 सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट किया गया है और इसमें से भी लुधियाना, शिमला और पटना ये पहले फेज़ का हिस्सा है। हर सिटी की रिक्वायरमेंट और नीड्स के अकॉर्डिंग प्लान प्रिपेयर किए जाएंगे ताकि हर सिटी के अंदर लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम से कम किया जा सके। डीपीआईआईटी का कहना है कि अगले 6 से 8 महीने के अंदर अंदर सभी सिटीज़ के प्लान तैयार हो जाएंगे। अगली 2 अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहां पर होम ग्राउंड कंपनी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट आंध्र प्रदेश के अंदर नई फैक्ट्री सेटअप करने जा रहा है और 1,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट प्लान उन्होंने इसके लिए अनवेल किया है। तो दोस्तों, ये फैक्ट्री श्री सिटी के अंदर बनकर तैयार होगी, जो ऑलरेडी आंध्र प्रदेश का काफ़ी बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। 50 एकड़ के एरिया में फैली होगी और इनिशियली रेफ्रिजरेटर्स की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर की जाएगी। 1.2 मिलियन यूनिट्स पर एनम की इसकी कैपेसिटी होगी। आगे चलकर एयर कंडीशनर्स, वॉशिंग मशीन्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस भी यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा इनको लैंड यहाँ पर एलोकेट की जा चुकी है। तो अब एक बार ये फैक्ट्री तैयार हो जाती है तो पहले फेज़ के अंदर अंदर ही 500 से ज़्यादा जॉब्स यहाँ पर जनरेट हो पाएंगी। अगली 2 अपडेट कर्नाटका से है, यहाँ पर कर्नाटका सरकार बेंगलुरु के अंदर एक नया टेक पार्क सेटअप करने जा रही है और अभी ऐसा कहा गया है कि अगले 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर इस प्रपोजल को कर्नाटका कैबिनेट के सामने रखा जाएगा।
दोस्तों बेंगलुरु क्योंकि बेंगलोर के बाद सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है कर्नाटक की आईटी इंडस्ट्री में, तो काफ़ी लंबे समय से वहाँ के लोगों और इंडस्ट्रीज़ के द्वारा डिमांड की जा रही थी कि बेंगलोर के अंदर और टेक पार्क्स को सेटअप किया जाए। फिलहाल इस टेक पार्क को तो लेकर अभी काम आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 3.25 एकर्स के एरिया में फैला होगा और 3.5 लाख स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया यहाँ पर तैयार किया जाएगा। बताया गया है कि बेंगलोर का ये लार्जेस्ट टेक पार्क होगा जहाँ पर 3500 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट होगी और इतनी ही जॉब्स यहाँ पर जनरेट होंगी। अगली दोस्त अपडेट महाराष्ट्र से है, जहां पर महाराष्ट्र सरकार स्टेट में डिफेंस कॉरिडोर्स को लेकर काफ़ी एम्बिशियस दिखाई दे रही है और अभी 3 इंटरकनेक्टेड डिफेंस क्लस्टर्स को लेकर महाराष्ट्र के सीएम के द्वारा एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास सबमिट किया गया है। दोस्तों आपको याद होगा तो आपसे कुछ हफ्ते पहले इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि महाराष्ट्र सरकार भी ये चाहती है कि यूपी और तमिलनाडु की तरह उनकी स्टेट में भी डिफेंस क्लस्टर्स को तैयार किया जाए और उसी प्लान को इन्होंने थोड़ा सा और आगे पुश कर दिया है। डिटेल्ड प्रेजेंटेशन में जो 3 डिफेंस क्लस्टर्स की बात की गई है उनको 3 अलग अलग फेजेस में तैयार किया जाएगा। पहले फेज में पुणे, अहिल्यानगर और छत्रपति संभाजी नगर के बीच में कॉरिडोर बनेगा। दूसरे फेज में अमरावती, नागपुर, वर्धा और सावनेर को कवर किया जाएगा, जबकि तीसरे फेज में नासिक और धुले को कवर किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार 3.5 लाख करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर टारगेट कर रही है। देखते हैं कि इसको अप्रूवल मिल पाती है या फिर नहीं। अगली दोस्तों अपडेट गुड़गांव से है, जहां पर गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक नया इंटीग्रेटेड बस टर्मिनल तैयार करने जा रही है गुड़गांव के अंदर और इसकी अभी उन्होंने डीपीआर भी तैयार कर ली है। अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर इसको लेकर टेंडरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों जीएमडीए का कहना है कि ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट टर्मिनल होगा जो बनेगा सेक्टर 10 में। सेक्टर 10 में जो एग्जिस्टिंग बस डिपो है उसको कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा एक इंटीग्रेटेड टर्मिनल के रूप में, जहां पर मल्टीपल बस स्पेस, एयर कंडीशन वेटिंग एरियाज और पैसेंजर अमेनिटीज बनकर तैयार होंगी। गुरुग्राम के बस ट्रांसपोर्टेशन के अलावा गुरुग्राम मेट्रो भी यहाँ पर कनेक्ट हो पाएगी, यानी कि एक दूसरे से यहाँ पर सीमलेसली कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। एक सिंगल टाइम में 200 के आसपास बसेस को अकोमोडेट कर पाएगा। कुल मिलाकर 32.4 करोड़ रुपये इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे और ऑफली अगले 2-3 महीने में आप उम्मीद कर सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अगली दोस्त अपडेट मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर है, जहां पर हमारे रेल मिनिस्टर के द्वारा इस हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के लिए स्ट्रिक्ट डेडलाइन सेट कर दी गई है और अभी उनके द्वारा ऐसा बताया गया है कि 2027 में इसका पहला फेज किसी भी तरीके से ओपन किया जाएगा। दोस्तों अभी आप जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिले फेस कर चुका है, जहाँ पर लैंड एक्विजिशन की काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम था, लेकिन जब से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है तब से इसका काम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। हमारे रेल मिनिस्टर के द्वारा खुद ये कहा गया है कि सूरत से बिलीमोरा तक का सेक्शन जो कि अराउंड 50 किलोमीटर का होगा वो 2027 में ओपन हो जाएगा। अहमदाबाद से थाने तक का सेक्शन 2028 में ओपन होगा और मुंबई से अहमदाबाद तक का सेक्शन यानी कि पूरा का पूरा कॉरिडोर 2029 में ओपन हो जाएगा। और क्योंकि दोस्तों 2029 में आप जानते हैं कि जनरल इलेक्शंस भी होने वाले हैं देश के अंदर, तो सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि इलेक्शन से पहले ही पूरा कॉरिडोर लोगों के लिए खोल दिया जाए। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट भी उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर यूपी कैबिनेट के द्वारा फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे को अप्रूवल दे दी गई है और इसके थ्रू यूपी सरकार ये टारगेट कर रही है कि गंगा एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाए। तो दोस्तों ये बेसिकली एक 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा, जिसको फ्यूचर में 8 लेन्स तक एक्सपांड किया जा सकता है। इटावा से हरदोई के बीच में इसको बनाया जाएगा और रफली 91 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी। 7,488.74 करोड़ रुपये यहाँ पर खर्च किए जाएंगे इसको बनाने के लिए और एक बार जब किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को इसका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है तो उसे अगले 548 डेज के अंदर अंदर इस एक्सप्रेसवे को कंप्लीट करना होगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो शीर्ष में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।